डर की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियां नहीं, सच्चे खौफ जिंदा होते हैं। क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ डर कभी खत्म नहीं होता। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। विक्रम अपना बाइक चलाते हुए घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। आसपास का माहौल बहुत सुनसान था। रास्ते में न तो इंसान दिखाई दे रहे थे, न ही जंगली जानवर थे। विक्रम बाइक से उतरकर अपने आसपास का माहौल देखने लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक बारिश ने दस्तक दी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें विक्रम के चेहरे पर गिरने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी थी। विक्रम को अब बहुत ठंड लगने लगा था। विक्रम बारिश से बचने के लिए अपने बाइक को धक्का देकर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। विक्रम अपने मन में सोचने लगा, आसपास रुकने के लिए एक घर मिल जाता तो अच्छा होता। बारिश होने की वजह से रास्ते में पानी भर गए थे। तभी अचानक विक्रम का पेट छेद लड खदाते हुए रास्ते में गिर जाता है। उसका बाइक भी रास्ते में गिर जाता है। विक्रम के पेड़े में चोट लगती है। तभी अचानक जंगल में से किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। विक्रम जंगल की तरफ देखता है तो उसे एक काला छाया दिखाई देता है। विक्रम डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर विक्रम के पेडेज में चोट लगने की वजह से भाग नहीं पाता है। विक्रम हिम्मत करके कुछ ही दूर चला ही था कि तभी अचानक विक्रम पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। अचानक बारिश तेज होने लगती है। विक्रम सुनसान रास्ते में पैदल चल रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर विक्रम के सामने रुकती है और उस गाड़ी में से एक खूबसूरत हाथ निकलकर विक्रम को इशारा करती है। विक्रम सोचने लगता है, इस सुनसान रास्ते में एक लड्डी की मुझे हाथों से क्यों इशारा कर रही है। विक्रम सोच ही रहा था, तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक जवान खूबसूरत लड्डीज की गाड़ी से उतरती है और विक्रम के सामने जाकर खड़ेनी हो जाती है। उस खूबसूरत लड्डीकी को देखकर विक्रम कहीं खो सा जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी रात को सुनसान सा डेक पर इतनी तेज बारिश में एक खूबसूरत लड्डीकी उसके सामने खड़ी है। थोड़ी देर बाद लड्डीकी विक्रम से कहती है, आप शायद किसी मुसीबत में हैं। बारिश भी तेज हो रही है, आप पूरे भीग चुके हैं। आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। यहाँ से कुछ ही दूरी में मेरा घर है। आज रात आप वहाँ आराम कर सकते हैं। विक्रम कहता है, ठीक है, चलिए। विक्रम उसकी खूबसूरत निगाहों को देखे जा रहा था। उसकी नशीली आंखें विक्रम को दीवाना बना रही थी। विक्रम ने उस लेडी एचकी से नाम पूछा। उस लेडी एचकी ने अपना नाम रागिनी बताया। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उस लेडी एचकी की गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक अनजान रास्तों से गुजरने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश भी तेज हो रही थी। आसपास का माहौल इतना शांत था, किसी जंगली जानवर की आवाजें भी नहीं आ रही थी। गाड़ी जंगल के बीच घुस गई। जंगल से होकर गाड़ी आगे बढ़ने लगी। विक्रम रागिनी के ख्यालों में इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला रागिनी उसे कहाँ लेकर जा रही है। थोड़ी देर बाद रागिनी विक्रम से कहती है, यही मेरा घर है, हम पहुंच चुके हैं। विक्रम गाड़ी से उतरकर देखता है। घर का नजारा थोड़ा डरावना था। विक्रम को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। ऐसे अनजान जगह को देखकर विक्रम थोड़ा घबरा गया। विक्रम ने रागिनी से पूछा, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती है, आपके साथ कोई भी नहीं रहता है? रागिनी थोड़ा मुस्कुराई और विक्रम से कहने लगी, जी मैं अकेली ही रहती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। रागिनी की बातें सुनकर विक्रम को थोड़ा हैरानी हुई। विक्रम अब सोचने लगा, उसने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी। विक्रम यही सोच ही रहा था। तभी रागिनी ने विक्रम से कहा, चलिए अंदर चलिए, आप पूरी तरह से भीग चुके हैं। घर के अंदर चलकर आप कपड़े बदल लीजिए। विक्रम और रागिनी साथ में घर के भीतर चले जाते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई लाश बहुत दिन से सड़ी डीएच रहा हो। इतनी तेज बदबू से विक्रम को उलटी जैसा महसूस होने लगा था। रागिनी कहने लगी, आप घबराइए मत, अभी लाइट ऑन कर देते हैं। तभी अचानक कमरे की बिजली जलने लगी। चारों तरफ का नजारा देखकर विक्रम बहुत चक्का रह गया। घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। दीवारों में बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। घर के अंदर महंगी महंगी लाइटें जल रही थी। घर देखने में महल जैसा लग रहा था। विक्रम हैरानी से उस घर की तरफ देखने लगा। तभी रागिनी कहने लगी, आप ऊपर के कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऊपर के कमरे में जाता हूँ, तब तक आप चाय का इंतजाम करती तो अच्छा होता। रागिनी थोड़ा मुस्कुराई और अंदर के कमरे में चली गई। विक्रम जब सीढ़ियों से ऊपर की कमरे की तरफ जा रहा था,
तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। विक्रम जैसे ही देखने के लिए पीछे मुड़ता है, वहां पर कोई भी नहीं था। विक्रम ऊपर के कमरे में चला गया। ऊपर का कमरा बहुत बड़ा था। उस कमरे में बहुत सारे आलीशान चीजें रखी हुई थी। वहां पर बहुत सारी अलमारी भी थी। विक्रम कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोलता है तो उस अलमारी में बहुत सारे लड़ेचकों के पहनने वाले कपड़े रखे हुए थे। विक्रम को थोड़ा हैरानी हुई क्योंकि वह लड़ेचकी इस घर में अकेली रहती है, तो फिर लड़ेचकों का कपड़ा कहां से आया। विक्रम पहनने के लिए एक कपड़ा निकालता है, तभी अचानक उस अलमारी के अंदर से एक डायरी नीचे गिर जाती है। विक्रम उस डायरी को उठाकर पहला पन्ना पढ़ने की कोशिश करता है। पहले पन्ने पर लिखा हुआ था फॉब। अगर आपको ये डायरी मिली है, इसका मतलब आप अभी तक जिंदा हो। इस घर में जो भी आया है सबको मौत की सजा मिली है। आज तक कोई भी इस घर से जिंदा वापस नहीं गया है क्योंकि ये घर शापित है। और इस घर में रहने वाली औरत रागिनी एक शापित आत्मा है। इस घर में आप आओगे अपनी मर्जी से, पर इस घर से आप दोबारा कभी भी अपने घर लौटकर जा नहीं पाओगे। मेरा नाम अभिजीत है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक पत्रकार हूं। आज से कुछ महीने पहले शहर में अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। जवान मर्द शहर से गायब हो रहे थे। पुलिस भी अपराधी को ढूंढ नहीं पा रही थी। मैंने जब तहकीकात की तब मुझे पता चला जंगल के सुनसान रास्ते से सभी गायब हो रहे थे। जवान मर्द कैसे गायब हो रहे थे, इस बात का पता लगाने में जंगल के रास्ते से जाने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे। मैं एक सुनसान रास्ते में अपना बाइक लेकर खड़ी डीढ़ा हुआ था। मुझे पता लगाना था शहर से लोग कैसे गायब हो रहे थे। जंगल का माहौल बहुत ज्यादा शांत था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आके रुकती है। गाड़ी के अंदर से एक खूबसूरत लड्डेचकी बाहर निकलती है और मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैंने जब उस लड्डेकी को पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है। मैं सोच ही रहा था, तब लड्डेकी ने मुझसे पूछा, आप सुनसान रास्ते में क्या कर रहे हो? आपको कोई परेशानी है तो आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। तभी मैं उस लड्डेचकी से झूठ बोला कि मेरा बाइक खराब हो गया है। इतना सुनते ही लड्डेचकी गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठता हूं। गाड़ी एक सुनसान रास्ते से होकर जंगल के भीतर जाने लगी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने डर पे काबू रखकर उस लड्डेचकी के साथ उसके घर गया। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि आज से पहले मैं कई बार इस रास्ते से गया हूं, पर मुझे घर दिखाई नहीं दिया है। सच का पता लगाने मैंने अपना मोबाइल निकाला और गूगल पर सर्च करने लगा। मेरी किस्मत थोड़ी खराब थी। मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। लड्डेचकी मेरे पास आकर कहने लगी, चलिए अंदर चलते हैं, आज रात आप यहीं रुकिए, सुबह होते ही चले जाना, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह लड्डेचकी चाय बनाने के लिए रसोई घर चली गई थी। शहर से लोग कैसे गायब हो रहे थे, इस बात का पता लगाने में चोरी छुपे सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में चला गया। ऊपर का कमरा थोड़ा अंधेरा था। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया और कमरे के अंदर चला गया। उस कमरे से भयानक बदबू आ रही थी, जैसे कोई लाश छड़ी डीडीएच रही हो। मैंने जब बदबू का पीछा किया तब कमरे के बाथरूम में मुझे एक लाश मिली जिसका सर धड़ से अलग था। इतना डरावना नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं चिल्लाने वाला ही था। तभी लाश में से एक आवाज आई, भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी होगी। लाश जोटा जोधा से हंस रहा था। मुझे यह समझने में देरी नहीं हुई कि आज तक शहर में जितने लड़के लापता हुए हैं उसका जिम्मेदार ये लड़की थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया और अपनी जान बचाने के लिए मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा। पर यह क्या, घर के सभी दरवाजे बंद थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं वापस हॉल में रखी हुई सोफे पे आकर बैठ गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे कुछ नहीं हुआ हो। वह लड़की अंदर से एक कप चाय लेकर आई। मैंने चाय पीने का नाटक किया और चुपके से मैंने चाय बाहर फेंक दी। लड़की मुझसे कहने लगी, आज रात को आप डिनर में क्या खाएंगे? मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरी गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने हाथों से इशारा किया, कुछ भी बना दो। मैं वापस से सीढ़ियों से ऊपर चला आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो किस्मत से मेरी मोबाइल में नेटवर्क दिखाई दे रहा था। मैंने गूगल पर सर्च किया, तभी मुझे पता चला आज से कई सालों पहले इस घर में एक हादसा हुआ था। कुछ चोरों ने मिलकर इस घर में चोरी की थी और इस घर में अकेली रहने वाली औरत रागिनी को चाकू से घोंपकर हत्या की थी। चोरों ने मिलकर रागिनी की लाश को बाथरूम में छुपा के घर का दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गए थे। रागिनी अधमरी हालत में बाथरूम में पड़ी रही। चोरों ने सोचा रागिनी मर गई है, पर रागिनी जिंदा थी। रागिनी को जब होश आया
तब शरीर में से बहुत सारे खून बह चुके थे। रागिनी ने मरते वक्त इतना कहा, सब मारे जाएंगे, मैं लौट कर आऊंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। थोड़ी देर बाद रागिनी की मौत हो जाती है। मैं ये सादी बातें मोबाइल पे पढ़े खींच रहा था। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपने दोस्त संजय से मदद मांगने के लिए फोन करने वाला ही था, तभी अचानक मेरे हाथ से मोबाइल गायब हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और डर के मारे कांपने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस रागिनी के बारे में लोगों को कैसे बताएं। शहर में जितने भी लोग गायब हो रहे थे, इसका जिम्मेदार रागिनी ही थी। मैं एक पत्रकार था, तो मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना यह सारी जानकारी लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने ये डायरी लिखी है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। रागिनी एक शापित आत्मा है, अपने मौत का बदला लेने लोगों को इस घर में लेकर आती है। रागिनी मेरे करीब आ रही है, रागिनी मुझे मार डालेगी। डायरी में बस इतना ही लिखा हुआ था। उसके बाद अभिजीत की मौत हो गई थी। मैं विक्रम अभी तक डायरी में लिखी हुई सादी बातें पढ़ रहा था। अब तक आपने जो कहानी सुनी, ये पत्रकार अभिजीत की कहानी थी। अभिजीत को भी इस शापित आत्मा ने मौत के घाट उतार दिया था। मैंने डायरी को वापस से अलमारी में रख दिया और सीढ़ियों से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा। रागिनी को इस बात का पता चल चुका था मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक से घर की बिजली चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा हो गया था। रसोई के कमरे से एक डरावनी आवाज आने लगी थी, खाने में क्या खाओगे? मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे लगने लगा था मैं अब इस घर से जिंदा वापस जा नहीं पाऊंगा। घर के भीतर जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बिजली अचानक से जलने बुझने लगी थी। कोई औरत हाथों में चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। वह औरत बहुत डरावनी लग रही थी। गुस्से से घूर्राते हुए धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम एक कोने में जाकर छिप जाता है। रागिनी हाथ में चाकू लेकर विक्रम को आवाजें दे रही थी। विक्रम, तुम कहां हो? मेरे पास आओ। विक्रम, तुम यहां से भाग नहीं पाओगे। अब मैं तुम्हारी बलि दूंगी और तुम्हारे शरीर के खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। डर के मारे विक्रम बुरी तरह से कांपने लगा। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। विक्रम कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। अब रागिनी से मुकाबला कैसे करें? थोड़ी देर पहले जो लड़की इतनी सुंदर लग रही थी, अब पूरी तरह से बदलकर एक चुड़ैल बन गई थी। नशीली आंखें भयानक हो गई थीं। आंखों की पुतली सफेद थी और मुंह से खून टपक रहा था। उसका जिस्म सड़ेच गया था, इसलिए बदबू भी आने लगी थी। बालों में कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। रागिनी के चेहरे का आधा हिस्सा सड़ गया था। थोड़ी देर पहले जौह महल जैसा दिखाई दे रहा था, अचानक एक खंडहर में बदल गया। अब यहां पर बिजली का कोई नामो निशान भी नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। विक्रम चुपके से भागने की कोशिश करता है, तभी रागिनी विक्रम को पकड़ डीएच लेती है। रागिनी विक्रम को लेकर जंगल के बीचों बीच चली जाती है। रागिनी विक्रम को एक पेडीएच में बांध देती है। रागिनी जोड़ जोधा से हेंसते हुए कहती है, आज अमावस की अंधेरी रात है। आज रात तेरी बलि देकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तो तुझे पहले ही मार देता, पर मुझे शक्ति चाहिए थी, इसलिए इतनी देर तक तुम जिंदा हो, नहीं तो अब तक तुम मेरा शिकार बन गए होते। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आगे क्या करें। विक्रम निराश मन से अपनी मौत की तैयारी देखने लगा। पेडीएच में बंधे होने के कारण विक्रम यहां से भाग भी नहीं सकता था। रागिनी विक्रम के चारों तरफ अपने मंत्र शक्ति से एक घेरा बनाती है। उसके बाद रागिनी जोध जोधा से शैतानी मंत्र पढ़ने लगती है। रागिनी की डरावनी आवाजें जंगल के चारों तरफ गूंजने लगी थी। रागिनी अपने चाकू को बलि देने के लिए तैयार कर रही थी। विक्रम सोचने लगा, अगर मैं यहां से भागने की कोशिश नहीं की तो मेरी मौत पक्की है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम को एक बुरी लत थी। विक्रम सिगरेट पीता था, इसीलिए उसके जेब में हमेशा एक लाइटर रहता था। विक्रम को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। रागिनी का ध्यान मंत्र पढ़ने में था। विक्रम इसी बात का फायदा उठाकर अपने जेब से लाइटर निकालने की कोशिश करने लगा। बहुत संघर्ष के बाद उसका हाथ जेब में घुसा। विक्रम ने जेब से लाइटर निकाली और अपने हाथों में बंधे रस्सी को आग लगा दी। आग लगने की वजह से विक्रम का हाथ घायल हो गया था। रस्सी जल गई और विक्रम आजाद हो गया। विक्रम सोचने लगा, अगर मैं यहां से भाग गया तो रागिनी की मौत कभी नहीं होगी। लोगों का कहना है भूत आग से डरते हैं, मुझे
इस रागिनी को खत्म कर देना चाहिए। अगर रागिनी जिंदा रही तो शहर में हादसों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। रागिनी चाकू लेकर बिक्रम की तरफ बढ़ने लगती है। बिक्रम अब बेड डैच पर बंधे होना का नाटक करने लगा। जब रागिनी बिक्रम को चाकू मारने वाली थी, तभी अचानक बिक्रम अपने जेब से लाइटर निकालता है और लाइटर की मदद से रागिनी के शरीर में आग लगा देता है। आग लगते ही रागिनी बुरी तरह से जलने लगती है। रागिनी जोड़ जोदह से चीख रही थी। पूरे जंगल में रागिनी की आवाजें गूंज रही थी। देखते ही देखते रागिनी जलकर भस्म हो जाती है। रागिनी के मरने के बाद बिक्रम तेजी से भागने लगा। भागते भागते बिक्रम एक सुनसान रास्ते में पहुंच गया और बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण से रागिनी नाम का आतंक भी खत्म हो गया था। बिक्रम को जब होश आया तब बिक्रम हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। रास्ते में बेहोश पड़े डीढ़े रहने की वजह से कुछ लोगों ने मिलकर बिक्रम को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। बिक्रम ने कुछ दिनों तक अपना इलाज करवाया और पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर चला गया। द एंड।